हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय को लेकर कोई भी सवाल या फिर जिज्ञासा आए तो नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। कक्षा 9वीं की पढ़ाई होने के बाद हम एक कहानी देखेंगे जिसका शीर्षक है हंसना जरूरी है, द हाहा कंपनी, और देखेंगे कि क्या है यह द हाहा कंपनी। बच्चों, मैं बता दूं कि यह कहानी बहुत ही प्रेरक है और बहुत मजेदार है। आप सभी को देखने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम एक और प्रेरक कहानी देखेंगे, हेल्थ केयर। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें हम सबसे पहले विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान में बिहार की कृषि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव के साथ वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़, घटा, गुणा और भाग 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। अब हम इन 4 संक्रियाओं को वास्तविक संख्या पर प्रयोग करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है। हमने यहाँ वास्तविक संख्या की 3 स्थिति ली है। पहली स्थिति है जब दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं जब हम 2 परिमेय संख्या पर संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलेगी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमने 2 परिमेय संख्या 3 और 6/5 लिया है, जिस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है। तो हमें अंक मिला है 21/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6 और 6/5 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। तब हमें 24/5 संख्या मिली है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 35 और 6/5 का, जहाँ पर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इन पर हमने गुणा संक्रिया का प्रयोग किया है। तो हमें मिला है 42, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया है 2 और 1/2 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर संक्रिया हमने भाग लिया है। तो हमें अंक मिला है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने इस स्थिति में क्या देखा? हमने इस स्थिति में यह देखा कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने एक परिमेय संख्या ली है और दूसरी अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 और वर्गमूल 2। यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है, जिसका मान ज्ञात करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/5 का और वर्गमूल 3 का।
यहाँ पर 6/5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। इस पर हमने संक्रिया घटा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 2 वर्गमूल 3 का, जहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने संक्रिया गुणा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है 7/वर्गमूल 5 का, जहाँ पर 7 हमारा परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने यह देखा कि जब हम एक परिमेय संख्या पर और दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या ली है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 जोड़ वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों पर संक्रिया जोड़ का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 3 का, जिस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। जब हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 3 का, जिसका मान हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है वर्गमूल 7/वर्गमूल 7। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि जब हम 2 अपरिमेय संख्या पर संक्रिया जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी। चलिए अब हम वर्गमूल 3.5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा AB खींचेंगे जो कि 3.5 एकक की होगी। अब आप बिंदु B से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाएंगे और उसे बिंदु C मान लेंगे। अब हमारी रेखा AC हो जाएगी 4.5 एकक। अब हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे बिंदु O मान लेंगे। अब हम O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर अर्धवृत्त को D पर काटती हो। तब हमारा BD जो हो जाएगा वो होगा वर्गमूल 3.5। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 4.5/2, जो कि हो जाएगा 2.25 एकक और OA, OD, OC एक त्रिज्या है जो कि बराबर होगी 2.25 एकक के। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको OBD एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, जहां OB हमारा आधार है, BD लंब और OD कर्ण है। हमारा OB बराबर है 3.5 घटा 4.5/2 एकक के, जो कि हो जाएगा 1.25 एकक। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OD वर्ग घटा OB वर्ग, जो कि हमें मिलेगा वर्गमूल 2.25 का वर्ग घटा 1.25 का वर्ग, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 3.5, जो कि हमारे BD की लंबाई है। इस प्रकार हमने वर्गमूल 3.5 को निरूपित कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकाएं की तरफ।
मान लीजिए a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तब वर्गमूल ab बराबर होगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल b के। आइए उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। हम वर्गमूल a बटे b को लिख सकते हैं वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 बटे 3 को यहाँ पर हमने लिखा है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। हम वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल a घटा वर्गमूल b को लिख सकते हैं a घटा b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिसे ज्ञात करने पर हमें मिलेगा 3 घटा 2 यानी 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है a जोड़ वर्गमूल b गुणे a घटा वर्गमूल b, जिसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग घटा b। आइए इसके एक उदाहरण देखते हैं। 2 जोड़ वर्गमूल 3 गुणे 2 घटा वर्गमूल 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग घटा 3 यानी 4 घटा 3, जो कि होगा 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जो कि सरलीकरण करने के बाद हमें मिलेगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल ac जोड़ वर्गमूल ad जोड़ वर्गमूल bc जोड़ वर्गमूल bd। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे सरलीकरण करने पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 जोड़ वर्गमूल 21 जोड़ वर्गमूल 10 जोड़ वर्गमूल 14। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a जोड़ 2 गुणे वर्गमूल ab जोड़ b। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ 2 गुणे वर्गमूल 6 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 3 जोड़ 2 वर्गमूल 6 जोड़ 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 5 जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो ये सभी थे वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे परिमेयीकरण और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 3 फ्रांस की क्रांति का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक, धार्मिक, बौद्धिक और विदेशी कारण क्या थे। जैसा कि आपको याद होगा, इस पाठ के पिछले वीडियो में हम क्रांति के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस क्रांति के सैनिक कारण। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राज्य के पदों की नियुक्ति में असमानता थी।
उसी तरह सेना के पदों की नियुक्ति में भी असमानता थी। सेना में निचले पदों पर किसानों को रखा जाता था और इनका शोषण किया जाता था। इन्हें कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि दिया जाता था। और वहीं दूसरी ओर ऊंचे पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे। अपनी खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के चलते फ्रांस की सेना ने आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, राजा का नहीं। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कार्य। दोस्तों, फ्रांस में इस समय भाषण, लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। यहाँ का राज धर्म था कैथोलिक धर्म और दूसरा धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई धर्म की दो अलग शाखाएं हैं। हमने इन दो शाखाओं के बारे में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पाठ में भी कुछ जाना था। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव के साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी। इस काल में एक आश्चर्यचकित करने वाला कानून था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस बिना अभियोग की गिरफ्तारी के वारंट को लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। दोस्तों, ये तो हुए धार्मिक और व्यक्तिगत कारण। चलिए अब देखते हैं इस क्रांति के बौद्धिक कारण क्या थे। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रांति में मध्यम वर्ग के लोगों की अहम भूमिका रही थी। इस मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग भी आता था। शिक्षित वर्ग के लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और लोगों को राजतंत्र के प्रति
और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझिए। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। चलिए बच्चों, आज की कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है हंसना जरूरी है, द हा हा कंपनी। और देखते हैं कि क्या है यह द हा हा कंपनी। ये मेरा प्लेग्राउंड है। ये लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। ये तुम्हारा या मेरा नहीं है, ये हम सबका प्लेग्राउंड है और मैं इसे सबके खेलने के लायक बनाऊंगी। मिल गया टायर, इससे स्विंग बना सकते हैं। हाँ, हाँ, वूहू, कितना मजा आ रहा है। चलो और कुछ भी बनाते हैं ये स्क्रैप से, जैसे कि बैठने के लिए चेयर। वाह, क्या बनी है ये चेयर। अब कल और भी अच्छा बनाते हैं कूड़े से। अरे सुनो बच्चों, ये चेयर तो बहुत स्टर्डी है। और है क्या? हमें एक प्लान चाहिए और ढेर सारा ट्रैश और पैसा भी। नहीं शीप, ये क्या बकवास कूड़े का फर्नीचर है। ये कूड़े का फर्नीचर नहीं, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल फर्नीचर। सुनो टानी, एक स्कूल को बहुत अच्छा लगा आपका सस्टेनेबल फर्नीचर। उनको और भी चाहिए और पे भी करेंगे। मुझे भी खेलना है यार। चिंता मत करो, और कुछ ही महीने में हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो गई। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। रवि जैसे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ो। कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस शुरू करने की देरी है। हंसना जरूरी है 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। फर्नीचर बनाने वालों से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, पता करें कैसे फर्नीचर बनता है, लकड़ियों की जानकारी, व्यापार की जानकारी, वो कैसे टिकाऊ फर्नीचर बनाते हैं इत्यादि। नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूलें। दूसरा दिन, जहां फर्नीचर बनता है वहां जाकर रिसर्च करें, उनकी प्रक्रिया समझें, देखें वहां क्या क्या काम होता है, क्या ये सुरक्षित है। आपके मन में जो सवाल हो सब पूछें। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां फर्नीचर बिकता है, वहां जो जो कंपनियों का फर्नीचर बिक रहा है उनकी सूची बनाइए। देखिए कि फर्नीचर पर्यावरण हितैषी है या नहीं, उनकी कीमत कितनी है, और हाँ, फोटोज खींचना ना भूले। चौथा दिन, आप अपने समूह के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहां जाइए।
फर्नीचर के ग्राहकों से मिले, जो कोई भी हो सकते हैं। उनसे पूछे कि वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या सुधार चाहेंगे, क्या कीमत होनी चाहिए इत्यादि। 5वां दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दे। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। आज की अगली कहानी पे चलते हैं, जिसका शीर्षक है हेल्थ केयर। मैं फ्यूचर में क्या करूंगी? इसका जवाब मुझे एक अचानक हुए इंसिडेंट से मिला। एक दिन अचानक, हे भगवान, ये क्या? इस स्कूल बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। चलो इन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ले जाते हैं। ओह, हमारे पास इतने पेशेंट्स के लिए ना तो डॉक्टर्स हैं, ना बेड्स हैं और ना ही मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और सबसे जरूरी ना ही लोग। हम सब आपकी मदद करेंगे। तुम और जनार्दन और रिजवान बेड लगाएंगे। शाइस्ता, तुम मेरे साथ आओगी। वहाँ सबा, तुम में एक अच्छे लीडर की सब क्वालिटीज है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर बारिश के कारण रास्ते बंद है। आइडिया, डॉक्टर शिवानी से वीडियो कॉल पर इसका इलाज पूछते हैं। उफ, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब और नहीं रुक सकते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। पर एम्बुलेंस कहाँ है? ये रही। जब आती हो जुगाड़ तो प्रॉब्लम्स नहीं सकती कुछ बिगाड़। आज आप लोगों की सूझबूझ ने चिंटू को बचा लिया। एंट्री लेवल एक्टिविटी 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। हेल्थ केयर में काम करने वाले लोगों से मिले, नर्स, वार्ड बॉय आदि। उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, उनकी दिनचर्या के बारे में जाने। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूलें। दूसरा दिन, हेल्थ केयर सेंटर्स में जाकर रिसर्च। वहां जाकर उनका काम देखें, सबसे बात करें, जो मन में सवाल है वो पूछे। वहाँ के मरीजों से बात करें, पूछे कि क्या सुधार किया जा सकता है। तीसरा दिन, उन केंद्रों में जाए जहाँ इसके लिए प्रशिक्षण मिलता है। वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात करें, कोर्सेज के बारे में पता करें। देखिए वहाँ का शुल्क कितना है, क्या छात्रवृत्ति मिलती है, इंटर्नशिप की जानकारी आदि। चौथा दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने जाना था, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन यानी कि अपघटन, तीसरा होता है विस्थापन, चौथा विस्थापन और पांचवा होता है अपचयन एवं उपचयन। चलिए शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया को जानते हुए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं और उससे सिर्फ एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिकारक दो हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है जल। दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनसे हमें जल मिलता है। अब इन दोनों अभिक्रिया की बात करें तो दोनों ही अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है और ये ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, लगभग जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उन सभी में ऊष्मा मिलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है उन्हें कहा जाता है ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक दहन का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा तो इसमें मिलेगी ही। प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में वाटर मिलता है और बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। इसके अलावा अगर हम श्वसन की बात करें जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ATP मिलता है, ऊष्मा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं का बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा की जरूरत होती है अभिक्रिया के होने के लिए। ये ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वियोजन की, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। यह क्रिया प्रायः उत्क्रमणीय होती है। जैसा कि हमने जाना कि इसमें एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे जब हमने ऊष्मा प्रदान की तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा प्रदान की तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये एक ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक तत्व था A और एक यौगिक था BC। अब अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि जो तत्व A है वो BC में से B को उसके यौगिक से अलग कर देगा और खुद C के साथ अपना यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पर A B को उसके यौगिक से अलग कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इस बात पे निर्भर करता है कि A की अभिक्रियाशीलता कितनी है। एक विस्थापन अभिक्रिया में केवल अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व ही कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपको 9वीं कक्षा का रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगा। यहाँ पर इसी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। चलिए विस्थापन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है
तो कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया की। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला यौगिक है AB और दूसरा यौगिक है CD। अभिक्रिया के बाद जो दो नए यौगिक बने वो हैं CB और AD। ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उपचयन की। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उसका उपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन की हानि भी उपचयन कहलाती है। चलिए उपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ जाना उपचयन का एक उदाहरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब अपचयन की बात करते हैं। ये उपचयन का उल्टा होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहा जाता है कि उसका अपचयन हुआ है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी कहलाती है कि अपचयन हुआ है। चलिए अपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो काले रंग के कॉपर से भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ये अपचयन का एक उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग यानी कि तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा की। इसके बाद रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के बारे में भी अध्ययन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की मुख्य फसलों में चावल और गेहूं की चर्चा करेंगे। उसके बाद मोटे अनाजों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में अनेकों प्रकार की कृषि की जाती है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार और कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ। इनके फलस्वरूप भारत में अनेकों फसलें उगाई जाती हैं। तो चलिए भारत की उन फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। दोस्तों, चावल हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का लगभग 22% चावल क्षेत्र भारत में है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, चावल की उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम वर्षा हो तो वहां पर सिंचाई की सहायता से
फसल उगाई जाती है। चावल की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी चिकायुक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ अच्छी तरह विकसित हो सके। इसकी कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपनी कटनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा ही होता है। दोस्तों, भारत का अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा तेलटाई एवं तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में, सीढ़ीनुमा खेतों में और दक्षिणी पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गेहूं की। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व का करीब 10% गेहूं उगाया जाता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। दोस्तों, भारत में गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोटे अनाजों की। ज्वार, बाजरा और रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है। यह वर्षा पर निर्भर कृषि है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार पैदा करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। इससे भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाजरे की। भारत की कुल कृषिगत भूमि के 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। निर्धन लोगों और पशुओं का यह प्रमुख आहार है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रागी की। यह शुष्क प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मकई की। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण अनाज है जो मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। यह एक खरीफ फसल है। इसे 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत की मुख्य फसलें चावल और गेहूं की चर्चा की। उसके बाद मोटे अनाजों के बारे में भी हमने जाना। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत
अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हुए बागवानी फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही रेशेदार फसलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, चावल को पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत में ज्वार सबसे ज्यादा किस राज्य में पैदा किया जाता है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में बाजरा कुल कृषिगत भूमि के कितने भाग में बोया जाता है? 10%, 9%, 8%, 7%। ग्लूकोज तथा मंड की प्रचुर मात्रा किस फसल में होती है? ज्वार, मकई, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 9709519929 और दूसरा नंबर है 9025592475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com, biharunnayan@gmail.com, biharunnayan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे। और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।